बड़े फैसले लिए हैं, क्या कुछ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो औपचारिक रूप से आप सब लोगों से पिछले 3 दिन से लगातार भेंट हो रही है और ये जो भराड़ीसैंण का ये विधान भवन है और यहाँ का सत्र, इसमें आप सब लोग भी बड़ी कठिनाई से, अनेक जगह पर रास्ते बंद थे, भूस्खलन हो रखा था, मानसून तेज था, लेकिन आप सब यहाँ पहुँचे। मैं आप सबका भराड़ीसैंण के इस ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सत्र आहूत करना यहाँ पर इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आहूत करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था, उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से ये काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया, उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोक को प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसैंण के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया और मैंने हवाई जहाज से
हवाई सेवा में भी हवाई सर्वेक्षण भी किया, सभी का, पूरा जनपद का। मेरे साथ वहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री श्री धन सिंह जी भी थे। और बड़ी लोगों की परेशानी है, राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहाँ सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? जब आपका पूरा सदन चल गया, पूरे दिन भर की कार्रवाई हो गई, मैंने रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध किया कि आपके जो भी मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर बात करेंगे, उसका हल निकालेंगे। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रीतम सिंह जी से भी बात करी और मुझे चिंता थी कि यशपाल जी एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, श्री तिलकराज बेहड़ जी, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं जानता हूं नजदीक से, और वो दवाई खानी पड़ती है उनको। ममता राकेश जी, उनको दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना था तो उस समय वो मुझे उन्होंने कहा कि कहाँ का, मैंने जो भी प्रयास हो सकता था मैंने उनके उसमें प्रयास किया उनके इलाज के लिए। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता थी। नौजवान लोग तो चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा है जो उसमें करे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। हमने देखिए इतना महत्वपूर्ण विषय अवैध मदरसे जो था उस पर रोक के लिए हम अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक लेकर आए, क्योंकि जो 2016 में इसमें प्रावधान किया गया केवल एक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय का केवल एक समुदाय के लिए उसमें व्यवस्था प्रावधान किया गया था। हमने उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भी उसके उस श्रेणी में रखा और इस विधेयक में उसमें प्रावधान किया गया कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पारदर्शिता शिक्षा में आनी चाहिए, और ये भी प्रावधान कर दिया कि ये जो भी हमारे इस प्रकार के संस्थान चल रहे हैं उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर से भी मान्यता लेनी होगी और उसी के बाद जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनेगा उस प्राधिकरण से उनको मान्यता मिलेगी। और ऐसे संस्थान जो 1 जुलाई 2026 तक इनमें पंजीकृत नहीं होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय था 1 जुलाई 2026, इतना महत्वपूर्ण विषय था। क्या उत्तराखंड में देवभूमि में क्या इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए? क्या सभी को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले, समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों को क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए? अरोड़ा जी, मिलना चाहिए ना? तो हमने इसका प्रावधान किया और इसकी चर्चा होती, पूरा राज्य और पूरा देश देख रहा था कि ये सदन हमारा इतना महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक इस पर आया गया है। ये भी हमारे राज्य के लिए इस वर्ष आपातकाल के 50 साल पूरे हुए। पूरे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 50वां संविधान हत्या दिवस, ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण किया गया, उनका सम्मान किया गया। मैंने भी देहरादून में
जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी राज्य के हैं उन सभी को आमंत्रित किया और सब लोग आए। उन सबका सम्मान का समारोह था। उनके बीच में से बातें निकली कि लोकतंत्र कितना भयावह था। बहुत सारे लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम में से भी बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हम सुनते हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है कि लोकतंत्र कितना कठिन काल था। कितनी यातनाएं दी गई, जेल डाल दिया गया, कई लोगों के नाखून निकाल दिए गए, कई लोगों को शीशा घोल के पिला दिया गया, तमाम प्रकार से। तो उनके कष्ट अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए तो उस पर कोई मरहम नहीं है, केवल अपनी तरफ से एक हमारा सम्मान है, उनके लिए श्रद्धा है। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना काम किया, उस पर चर्चा होती सदन में। हालांकि विधेयक पास हो गया, हम पेंशन से लेकर उनको सम्मान, उनका पहचान पत्र, उनके आने जाने की कुछ सुविधा हो जाए। और वो इतने अधिक आयु के लोग हैं, कोई भी उसमें 75 साल के आयु से कम का नहीं है। तो उनके लिए लोकतंत्र सेनानी विधेयक भी हम लेकर आए थे, उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। इसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड, इसका अपना एक स्वरूप है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। कोई भी हमारे राज्य का यहां से कहीं बाहर जाता है और वो अपने को बताता है कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो लोगों का एक भाव उसके प्रति अलग हो जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड में मतांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने पहले से ही हमारा कानून बना हुआ है। लेकिन उस कानून को और अधिक हमने सख्त किया है, उसमें कई प्रावधान किए हैं। उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया, क्योंकि डेमोग्राफी को बचाने के लिए भी ये कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। देवभूमि उत्तराखंड के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई उनको बरगला ना पाए, कोई उनके साथ धोखा न कर पाए, कोई उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न कर पाए, उस पर भी चर्चा होनी थी। विधेयक पास हो गया, हल्ले गुल्ले की भेंट चढ़ गया। तो इन सब पर, और इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट पर जो विकास के लिए, उसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बहुत विस्तार से बता दिया कि अनेक विकास योजनाएं हम किस किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य के लोगों के भी ध्यान में आता कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं देहरादून की बात करूं तो चाहे वो रिस्पना बिंदाल पर बनने वाला एलिवेटेड रोड जो लगा 6000 करोड़ से भी ज्यादा की, जिसमें धनराशि का प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और 915 करोड़ रुपया इस 5300 करोड़ के लगभग के बजट में 915 करोड़ के बजट का प्रावधान हमने केवल इसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए देहरादून के लिए किया है। इसी प्रकार लगभग 188 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान हमने पंतनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसकी अलाइनमेंट बदली जानी है, उसके लिए किया है। ऐसे अनेक अनेक प्रावधान किए हैं सभी सेक्टरों में। कुछ नई योजनाएं भी प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त जो धराली की आपदा है, राज्य के पूरे अंदर आई हुई आपदा है, उस पर चर्चा भी, उस पर सुझाव भी, सब मिलकर हम ये भरोसा दिलाते राज्यवासियों को कि ऐसे समय में हम राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष सब आपके साथ खड़े हैं, सब आपके साथ हर प्रकार से इस पीड़ा में आपके साथी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की विपक्ष इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा ही नहीं करना चाहता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं, आप पूरे दिन भर सदन की कार्रवाई देख रहे थे, किस प्रकार से मेजों को फटफटाया जा रहा था, किस प्रकार से सारे एजेंडा फाड़े जा रहे थे। आखिर मैं समझता हूं कि हम कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, हम उनको बताते कि आपके समय में क्या हुआ, भ्रष्टाचार की जननी कौन है,
किसने क्या काम किया, हम सारे उत्तर देते हैं। हमने कितनी कार्रवाइयाँ की है, हमने पहले जो एक मिथक था, एक इस प्रकार की धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले में छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। लेकिन हमने कहा कि हम ये छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां कुछ नहीं, अगर भ्रष्टाचार में सम्मिलित कोई मगरमच्छ भी होगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। कोई जो भी जिस स्तर का, अगर कहीं अपनी लापरवाही, भ्रष्टाचार, अपने कर्तव्यों के प्रति उनका ठीक प्रकार से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने की है। ऐसे 200 मामले हो गए हैं। नकल का सख्त कानून हम लेकर आए हैं जिसमें 100 के लगभग नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ था। इन सभी पर हमारी चर्चा होती, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होती। और आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे। पंचायत चुनाव में जहां आप जीत जाते हैं वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं। आप देहरादून में जीत गए, कोई प्रश्न नहीं आया क्या? अरे इसका जवाब तो आप लोग भी दे सकते हैं मुझे। मैं आप लोगों से बहुत विनम्र भाव से पूछ रहा हूं मेरे भाइयों। मैं आपको अपने परिवार का ही समझता हूं, मैं आपके परिवार का ही हूं, हम सब एक परिवार हैं। कहीं से प्रश्न नहीं आया ना? एक विधानसभा क्षेत्र है बाजपुर, उधम सिंह नगर का बाजपुर, वहां से माननीय यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष विधायक हैं। उनके यहां से कोई प्रश्न आया क्या? और चुनाव है जी, इतना बड़ा आपस में लोग करते हैं, जाते हैं। नैनीताल का ही प्रकरण आया, आप देखिए कि उन्होंने कहा 5 लोगों को अपराध कर लिया। माननीय हाईकोर्ट ने भी उसमें संज्ञान लिया। वो 5 लोग आ गए, उसमें से 4 तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के बाल्यकाल से जो है कार्यकर्ता रहे। उन्होंने स्वयं आके कहा। और जो अन्य जगह बेताल घाट या जो कानून व्यवस्था की स्थिति की बात है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें सीबीसीआईडी की जांच हो रही है, कुमाऊं कमिश्नर के उसमें अध्यक्षता में उसमें मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। हमने कहा है कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं करेंगे जिससे कि कानून व्यवस्था खराब हो, और उसके लिए सख्ती से काम कर रहे हैं। चाहे वो नैनीताल में जहां बेताल घाट में घटना हुई वहां के सीओ को जिले से अत्यंत्र कहीं ट्रांसफर करना हो, या वहां के एसओ को जिले से बाहर करना हो, वो सभी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, उसके आदेश निकल गए हैं। हम सभी जरूरी कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि आखिर इतना महत्वपूर्ण सत्र जिसके लिए सबकी बड़ी इच्छा थी कि ये सत्र अच्छे से हो, आखिर विपक्ष जनता की आवाज को क्यों दबाना चाहता है? क्यों नहीं उन्होंने चर्चा होने दी? ये एक प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसका विरोध क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का जो कानून है हम लेकर आ रहे हैं उसको चर्चा से रोका जाना तो कहीं कोई हेतु नहीं था? लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जिन्होंने आपातकाल में जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, अनेक यातनाएं सही हैं, कारावास सहा है, उनको सम्मान, उनको पेंशन क्यों नहीं दी जानी चाहिए? उनका जो विधेयक है वो आ रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अवैध मदरसों को क्यों नहीं बंद होने देना चाहता है? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं। आपने देखा कि इन्होंने जो हंगामा किया इसके कारण से प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ा। विधायकों ने आकर कार्यसूची पूरी फाड़ डाली, विधानसभा सचिव की मेज पलट दी, माइक तोड़ दिया गया। मुझे भी मुन्नी देवी साहा जी, हमारी जो यहीं थराली की विधायक रही,
उनका शोक संदेश सदन में मुझे उनको श्रद्धांजलि देनी थी, तो मुझे पीछे की डेस्क पर जाना पड़ा, पीछे की टेबल पर जाना पड़ा। सामने की जो माइक है वो सब काम नहीं कर रही थी। और ये सब मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो इन्होंने पूरी रात यहां बिताई वो केवल एक ड्रामा था, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। और इनकी हताशा और निराशा का ये प्रमाण है। पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर हुई हार का बदला इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से एक एक पाई से सदन चलता है उसका नुकसान करके लिया है। सरकार की प्राथमिकता थी कि जनता के जो अनुपूरक बजट आया है उस पर चर्चा होती, विकास कार्यों की जानकारी होती। आज हमने जो अभी लगभग 3 बजे से आप सबके बीच में आने में जिसमें मुझे विलम्ब हो गया, जो कैबिनेट की बैठक करी है उस बैठक में भी हमने युवाओं के लिए और हमारी सरकार क्या कर सकती है, युवा नौजवानों को किस प्रकार से और रोजगार स्वरोजगार से जोड़ सकती है, क्या नवाचार हम कर सकते हैं, इसी प्रकार से महिलाओं की जो हमारे राज्य में बहुत हर क्षेत्र में जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, राज्य के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनके द्वारा आज स्वयं सहायता समूह से लेकर अनेक उद्यम जो किए जा रहे हैं, उन उद्यमों के माध्यम से जिस प्रकार का वो उत्पाद बना रही हैं, वो सच में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी क्रांति हमारी मातृशक्ति महिलाएं करने वाली हैं। उनकी पोटेंशियल का अधिक से अधिक उपयोग, केवल वो ईंधन, घर का सामान, चारा, इसी में उनका सारी ऊर्जा न लगे, उनकी ऊर्जा अन्य क्षेत्रों में भी लगे, वो रोजगार करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम, स्वरोजगार से जोड़ने का काम करें। उसके लिए आज हमने चर्चा की है। इसी प्रकार हमारा राज्य सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। उनके जीवन का एक लंबा कालखंड देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बीता हुआ है, उनके लंबे अनुभव हैं और उनके पास अपनी पेंशन भी उनको मिलती है। अपने जीवन को वो एक प्रकार से ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर चुके होते हैं। तो उनके बीच में मैं पिछले दिनों गया था, तो उनके बीच में से सुझाव आया था कि हम भी राज्य के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं, हमको भी कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि उनके लिए प्रशिक्षण के लिए उनको हमारे विभिन्न सेक्टरों में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र हो, या औद्योगिकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। उस पर आज हमने चर्चा की है। हम जल्दी ही इन सभी वर्गों के लिए, महिला, युवा, हमारे पूर्व सैनिक, उनके लिए नई नीति भी लाएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि विपक्ष का इन सब घटनाओं से एक ही बात आती है कि वो जो है किसी भी कीमत पर जनहित के मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, या उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। वो केवल सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। और हम सदन में ये भी बताना चाह रहे थे कि सरकार अभी तक क्या क्या कर रही है और अब तक क्या क्या हमने किया है। ये हम जरूर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा सदन चलता है तो उसमें जनता भी हमसे अपेक्षा करती है कि सरकार भी अपना जो काम किया है अपना रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखे। और जो उत्तरकाशी की धराली की आपदा है उस पर भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त देखिए, मैं इतने सारी तैयारियां करके जो राज्य सरकार द्वारा
कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं, ये भी हम बताना चाहते थे। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक आया है, जिसमें हम अवैध मदरसों से लेकर तमाम चीजें, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले अन्य जो समाज हैं उनके लिए भी क्या क्या करने वाले हैं, किस प्रकार का प्रावधान इस विधेयक में लाए हैं, उसकी भी हम चर्चा करना चाहते थे। उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, जिसके बारे में मैंने विस्तार से बताया, उस पर भी चर्चा करना चाहते थे। धर्मांतरण पर भी हम चर्चा करना चाहते थे। अनुपूरक बजट के जो मुख्य बिंदु थे उस पर भी चर्चा करना चाहते थे। आपदा के विषय पर चर्चा करना चाहते थे। पंचायत चुनाव के विषय में विपक्ष को ये बताना चाहते थे कि पूरे राज्य के अंदर आप 12 में से 11 जगह उत्तराखंड की जनता ने आपको गांवों की त्रिस्तरीय पंचायतों में विकास की जिम्मेदारी सौंपने से इनकार कर दिया है। अब आप अपना ठीकरा, अपनी फेस सेविंग विधानसभा में हंगामा करके इसकी इतिश्री मत करिए। लोग भली भांति जानते हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो जो आप सेमीफाइनल कह रहे थे, आपको सेमीफाइनल में जवाब दे दिया है। इससे पहले केदारनाथ के चुनाव में भी सेमीफाइनल कह रहे थे, उसमें भी केदारनाथ विधानसभा की जनता ने आपको जवाब दे दिया। निकाय में भी आप सेमीफाइनल कह रहे थे, उसमें तो सारे के सारे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वो तो ऐसा चुनाव भी नहीं था कि मेंबर जिसको चुनते हो, वो तो सीधे सीधे जनता का चुनाव था। और आपने देखा देहरादून में हमारे मेयर के प्रत्याशी ने 1,05,000 वोटों की रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। आपको लोकसभा में जनता नकार चुकी है, क्योंकि लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक देश के सत्ता पर आप काबिज रहे हैं। आपको विधानसभा में एक मिथक था यहाँ उत्तराखंड में कि एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, चुनाव के बाद दूसरी पार्टी क्यों सहेली, ऐसा ही था, ऐसा ही होता था पहले। यहाँ मिथक तोड़ा, परिपाटी बदली और तरह दिया। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, इस सब में तो जवाब देते हम लोग, बात करते। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, अन्य मुद्दों पर भी जो भी बातें थी वो सब रखी जाती। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों का एक कुछ बातें रखी जानी चाहिए। आप सब भी उत्सुक थे और मुझे विलम्ब भी हुआ थोड़ा आने में, मैंने उसका कारण बता दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष अभी प्रोटेस्ट कर रहा था और 7 बजे फिर कह रहे कि आपदा पीड़ितों के लिए कैंडल मार्च करेंगे। अब उनको आपदा क्षेत्रों में जाना चाहिए, मेरा तो उनको सलाह है। और दूसरी बात है कि जहां अब जब आपदा पीड़ितों के लिए चर्चा करनी थी, कुछ योजना बननी थी, कुछ सुझाव देने थे, वहां तो आपने बात नहीं करी। अब कैंडल मार्च तो क्यों निकाल रहे होंगे, मेरे से भली बात ही इसका उत्तर अगर आप ही दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपदा से जो प्रभावित होते हैं, हमारी सरकार जो आपकी सरकार है वो 4 लाख का अनुदान पीड़ित परिवार को देती है। क्या कोई भविष्य में प्रावधान इस तरीके का है कि इस राशि को बढ़ाया जाए या यही राशि सफिशिएंट? देखिए, जो राशि है उसमें हम लोग बढ़ा के ही जो है जगह जगह पर देश काल परिस्थिति के अनुरूप जहां लोगों की जैसी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसके अनुरूप राज्य सरकार उसका प्रावधान करती है। जैसे अभी हमने धराली क्षेत्र में आई आपदा में तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया और वो राशि सभी लोगों तक पहुंच भी गई है। और इसके बाद हम पुनर्वास, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी बागवानी को नुकसान हुआ है, होटल है, होम स्टे हैं, मकान है, खेती है, उनके गाय, भैंस, बकरी, सेब के उद्यान, उन सभी का भी अलग से आकलन कर रहे हैं। और उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय दल वहां गया भी था, पिछले दिनों वहां पर देखकर आया है। उसके अनुरूप एक वो रिपोर्ट बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपदा पीड़ितों को हर संभव हम मदद करें उसमें। सर, आप साहब, एक सवाल ये था कि क्योंकि गतिरोध 2 दिन तक नहीं टूटा, 4 दिन का सत्र जो है 1.5 दिन में था। विपक्ष कह रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी, और आपने भी अभी कहा कि अगर विपक्ष का रवैया सहयोगात्मक होता तो सत्र चलता। तो क्या भविष्य में
ये मान लिया जाए कि विपक्ष जब जब चाहेगा तभी सत्र चलेगा? मतलब अगर नहीं। वो असहयोग करेगा तो आप सत्र नहीं चलाएंगे? नहीं, हम तो सत्र पूरा चलाया हमने, तो अपना जो हमारा सरकारी काम है हम करेंगे, और हम विपक्ष को हमेशा कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है सहयोगात्मक रवैया अपनाए, पॉजिटिव होकर जो है सकारात्मक रूप से जनता के मुद्दे उठाए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है राज्य का विधानमंडल चलाना, विधानसभा को चलाना। नहीं, आज 1.5 दिन भी हो गया, तो मैं तो इसलिए नहीं, हमने लगातार प्रयास किया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। हमने तो प्रयास किया, उनसे हाथ जोड़े, उनके मैंने अनुरोध किया। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो भविष्य में भी ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा? अब वो सो जा रहे हैं विपक्ष अंदर जाकर, मैं कैसे जगाऊं उनको। सर एक सवाल मेरा भी था। आपने कहा अभी किसान, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए योजना बना रहे हैं। योजना सरकार बनाती है कई बार, लेकिन जो अनुभवी अधिकारी हैं, जैसे कमिश्नर स्तर के अधिकारी हैं, वो देहरादून छोड़ते ही नहीं, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जैसी जगह जाते नहीं है। तो ऐसे कमिश्नर रैंक के अधिकारी पहाड़ तोड़ेंगे सर, या कैंप ऑफिसों में ही देहरादून बैठेंगे? नहीं, मैं स्वयं राज्य का मुख्य सेवक हूँ, आपको मैं हर जगह दिखाई देता हूँ, मुझे लगता है कि सारे लोग दिखाई देंगे आने वाले समय में।